क्या शाह ने संसद में 2/3 बहुमत के चक्कर में मोदी की कुर्सी ही डामाडोल करा दी? आखिर नायडू के साथ शाह कौन सी वो चतुर चालाकी कर रहे थे कि मामला उल्टा पड़ गया? और क्या ममता और उद्धव के सांसदों को तोड़कर शाह ने अपने या पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी? मंत्री पद को लेकर बागियों में किस लेवल का सिरफिटौल हो गया जिसका असर केंद्र सरकार पर पड़ता दिख रहा है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि इस खबर के अलग अलग पहलू कहते क्या है मौजूदा वक्त के राजनीतिक हालात को लेकर वो समझिए। दोस्तों, बंगाल में ममता के सांसदों और विधायकों को तोड़ने के मामले का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी ये देखना बाकी ही था कि इसी बीच खबर आ रही है कि नायडू ने केंद्र सरकार को अपनी शर्तों का पिटारा भेजकर मोदी शाह की सांस से अटका दी। एक तरफ बंगाल के बाद महाराष्ट्र में टूट फूट करने के कारण सरकार घिरी थी, तभी 17 जून को फिर से खबर आई कि ममता के 17 सांसदों वाले बागी गुट के नेता काकोली घोष ने 16 जून की शर्तों को और ज्यादा बढ़ाते हुए बीजेपी को संकट में डाल दिया। अब खबरें हैं कि मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद का विस्तार या फिर रिशफल होना है। खासतौर पर अब जब बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी ने करीब 25 सांसद तोड़ लिए और कैबिनेट में अब इन्हें जगह देना है। आपको बताएं कि मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी 16 सांसदों वाली नायडू की टीडीपी, इसे और 12 सांसदों वाली जदयू को एक एक कैबिनेट मंत्री पद और राज्य मंत्री पद मिला हुआ है। मगर इसमें ममता के बागी गुट के लीडर काकोली घोष ने 2 कैबिनेट और कई मंत्री परिषद के राज्य मंत्री की शर्त रखकर बीजेपी को संकट में डाल दिया। जाहिर है अगर ये शर्त पूरी करेंगे शाह तो फिर नायडू और नीतीश के दल से मंत्रालय क्या लेंगे, और उधर महाराष्ट्र के बागियों को सेट करना तो भी बाकी है। ऐसे में नायडू ने एक पेंच फंसा दिया। दरअसल देखा जाए तो अभी नायडू ही सबसे मजबूत बैसाखी हैं, मगर काकोली घोष के 20 सांसदों का गुट तो नायडू को कहीं दूर पीछे छोड़कर अपना महत्व मोदी शाह के सामने रख रहा है। और 12 सांसदों वाली नीतीश की जेडीयू की तो बात ही अलग है। इस बात को नायडू अच्छे से जानते हैं। अब तक वो केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी डिमांड रखकर अपनी शर्तें मनवाते आ रहे थे। अब वो मझधार में फंस गया है। और उधर उद्धव के सांसदों के टूटने से तो बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत में होने के करीब कर दिया। मगर एक तरफ नायडू का प्रेशर, दूसरी तरफ काकोली गुट के बागियों का दबाव। अब मैनेज करना मोदी सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और इसी बीच बागियों में भी मंत्री पद के लिए आपस में भी सिरफुटौल, यानी कि 3 तरफ से मुश्किल और चौथी तरफ से ममता भी बंगाल चुनाव में धांधली और खासतौर पर भवानीपुर की सीट पर हार के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। अब दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये नायडू ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर दबाव डाला और दूसरी तरफ काकोली गुट के बागियों में आपस में मंत्री पद के लिए जो टकराव है वो शाह के सपनों को पलीता लगा सकता है, क्योंकि संसद में किसी भी तरह से शाह परिसमन बिल को पारित कराने के लिए सारी एक्सरसाइज कर रहे, यानी कि असली परीक्षा शाह की अब शुरू होगी। आपने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार लोकसभा में परिसीमन विधेयक लेकर के आई थी, जिसका मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या में लगभग 50% इजाफा करना था। और इस तरह राज्य के खाते में मौजूदा लोकसभा सीटों के मुकाबले लगभग 50% सीटें और बढ़नी थी। अब इस विधेयक को संसद में पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो कि थी नहीं सरकार के पास। विपक्ष को पता था कि सरकार के पास इस बिल को पास करवाने के लायक पर्याप्त बहुमत तो छोड़िए, 2/3 सांसद तो छोड़िए, उसके पास में जुगाड़ करने की भी इस वक्त स्थिति नहीं है। इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ, बाकी जो कि दोनों ही गुट में नहीं, ना एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन में है, उनसे भी बात की और सरकार के जरिए लाए गए संशोधन विधेयक को वोटिंग में गिरा दिया। अब दोस्तों, कहा क्या जा रहा है कि अमित शाह परिसीमन बिल पास नहीं होने के कारण एक बेइज्जती महसूस कर रहे हैं अपनी सरकार के लिए, इसलिए उस टारगेट को हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। मगर इस बीच संकट बढ़ रहा है। उधर महाराष्ट्र में टूट फूट की खबरों के बीच बीजेपी और बागियों के लिए संकट और बढ़ गया।
17 जून को लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने दिल्ली स्थित आवास पर राज्यसभा सांसद संजय राउत से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने नासिक के सांसद राजभाऊ वाजे के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका असर यह हुआ कि संकट में घिरे उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों की एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ बुधवार की बैठक टल गई। बागी सांसदों से कहा गया कि पहले लोकसभा स्पीकर के पास जाकर के अपना दावा पेश करें। कौन कहा, किसने कहा? जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष, जिसके लिए वो हो रहे थे। उधर उद्धव गुट की शिवसेना में लोकसभा के नेता अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और ये कहा कि किसी भी बागी सांसद द्वारा अलग गुट या किसी अन्य पार्टी में विलय की मांग को मान्यता ना दी जाए। सावंत कहते हैं कि मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संविधान की रक्षा के लिए पत्र लिखा है। अब तक कोई पार्टी नेता हमें नहीं बता पाया कि वो जा रहे हैं। बीजेपी द्वारा उद्धव के सांसदों को तोड़े जाने पर इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने एक तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने लिखा, यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख की भी एक सीमा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी इस सीमा को पार कर चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता किसी पार्टी को वोट देती है, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दूसरी पार्टियों में शामिल कराकर सत्ता का प्रदर्शन किया जा रहा है। जाहिर तौर पर स्थितियां ऐसे मोड़ पर आ चुकी हैं जहां पर एक तरफ पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त में सब कुछ बीजेपी की या केंद्र की मोदी सरकार के अनुकूल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन तकनीकी पहलू के हिसाब से या आने वाले दिनों में कानूनी और संवैधानिक हिसाब से, नियमों के हिसाब से जो पेचीदगियां हैं, उस तौर पर इस वक्त सरकार संकट में दिख रही है। अब दोस्तों, संसद के पटल से लेकर के लोकसभा ओम बिरला से लेकर के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और उन तमाम चीज़ों के बीच में फैसला क्या होगा कोर्ट का, वो तो बात की बात है। लेकिन जो स्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं और इन स्थितियों में एक हार्डकोर बारगेनर के तौर पर जाने जाने वाले नायडू ने अपनी जो शर्तें रखी हैं इस वक्त केंद्र की सरकार के सामने, जाहिर तौर पर केंद्र की सरकार के पास में 2 ही ऑप्शन है। एक ये कि टीडीपी की उन शर्तों को मान ले, दूसरा ये कि टीडीपी की शर्तों को खारिज कर दें, और तीसरा ये एडिशनल कि टीडीपी की शर्तों को 20-20 की बात कह करके उसे ठंडे बस्ते में डाल दें। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्लैक एंड वाइट, यानी कि सीधे सीधे यस और नो का फैसला केंद्र सरकार को लेना है। आप जानते हैं कि किस तरीके से टीडीपी उस समय उस वक्त में केंद्र की मोदी सरकार के साथ में रही है या उससे गठबंधन की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद कम थी। अगर उस वक्त जरा भी नायडू दाएं बाएं किए होते तो फिर बड़ी आसानी के साथ में अगर इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान दिखाए होते तो इंडिया गठबंधन उन्हें पलकों पर बिठाता और शायद प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में वो होते, क्योंकि नीतीश के अंदर तो इतना गट्स शायद है नहीं। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या नफा और नुकसान के गणित के चलते अब तक अल्टी पल्टी करते रहे, कभी आरजेडी गठबंधन में, कभी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बिहार के स्तर पर। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में क्या चंद्रबाबू नायडू के पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार को वाकई वो डरा सकें, आंखें दिखा सकें? ब्लैकमेल करना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिन स्थितियों और परिस्थितियों में नायडू केंद्र की सरकार पर एक ऐसा दबाव बना करके चल रहे हैं जिस कारण अब मोदी सरकार को कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। हालांकि फैसला अब लोकसभा स्पीकर ममता बनर्जी के उन 17 या कथित तौर पर 20 सांसदों के ऊपर क्या लेते हैं, फैसला महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के ऊपर ओम बिरला क्या लेते हैं, कहीं ना कहीं तस्वीर वहीं से साफ होगी। और फिर इंतजार करना होगा कि उसके बाद में कोर्ट में मामला जाने के बाद में कोर्ट का रुख होता क्या है। तो फिर ऐसे में दोस्तों आगे क्या, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।